हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं राजहंस राज वेदांश केमिस्ट्री में आपका स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा सेशन है वो ट्वेल्थ के फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट से है। तो हम लोग आज जानेंगे कि सॉलिड क्या होता है और सॉलिड का क्लासिफिकेशन किस प्रकार किया गया है। तो क्लास 12 का सॉलिड स्टेट। तो चलते हैं टॉपिक के तरफ। तो यानी कि सबसे पहले मैटर को थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पर कि मैटर होता क्या है। नहीं, मैटर क्या होता है। मैटर क्या होता है तो एक लाइन में आप कह सकते हैं एनीथिंग एग्जिस्ट अराउंड अस या प्रजेंट अराउंड अस यानी एनीथिंग एग्जिस्ट अराउंड अस या प्रजेंट अराउंड अस यानी हमारे चारों तरफ। आप अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाइएगा तो बहुत सारा वस्तु यानी ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा। उन्हीं सब ऑब्जेक्ट को जो है सो क्या कहते हैं, मैटर। नहीं, तो मैटर मतलब होता है एनीथिंग। क्या होता है? एनीथिंग। नहीं, मैटर का मतलब क्या होता है? एनीथिंग। जैसे ये वाइट बोर्ड भी क्या हो जाएगा? मैटर ही हो जाएगा। वाटर जो हम लोग ड्रिंक करते हैं मैटर हो जाएगा। शुगर जो हम लोग यूज करते हैं वो भी क्या हो जाएगा? तो मैटर हो जाएगा। टी वो भी क्या होगा? मैटर होगा। लाइट यहाँ पर जो दिख रहा होगा वो भी क्या हो जाएगा? मैटर। फैन क्या हो जाएगा? मैटर। तो एनीथिंग यानी मैटर मतलब क्या हो गया? तो एनीथिंग। इसका कॉन्सेप्ट हम लोगों को क्लियर रखना है। नहीं, एनीथिंग। और एनीथिंग में आप क्या ले सकते हैं? तो एनीथिंग में आप ले सकते हैं वुड ले सकते हैं, नहीं, गैस ले सकते हैं, वाटर ले सकते हैं, आइस ले सकते हैं, शुगर ले सकते हैं, साल्ट ले सकते हैं, चेयर ले सकते हैं, स्टोन ले सकते हैं, क्लोथ्स ले सकते हैं, ETC ये सब क्या हो जाएंगे? तो ये सब मैटर। ये सब क्या हो जाएंगे? मैटर हो जाएंगे। अब जो है मैटर का थोड़ा क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं। तो मैटर को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। नहीं, मैटर कितने टाइप का? तो दो टाइप का। एक जो है क्या होता है? तो एक जो है सॉलिड और दूसरा होता है फ्लूइड। दूसरा क्या होता है? फ्लूइड। और फ्लूइड किसको कहते हैं? तो एबिलिटी टू फ्लो, जिसमें फ्लो करने का क्या हो? एबिलिटी हो। एबिलिटी हो। अब जो है यहाँ पर सॉलिड को भी दो भाग में बांटा गया है। कौन कौन? तो एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। एक क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। और एक होता है एमॉर्फस सॉलिड। एक एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है, एक एमॉर्फस सॉलिड। तो सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। फ्लूइड को भी दो भाग में, एक लिक्विड और दूसरा क्या होता है? गैस। नहीं, और फ्लूइड किसको कहेंगे? तो ऐसा मैटर जिसमें फ्लो करने का क्या हो? एबिलिटी हो। उसी को क्या कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं। और सॉलिड तो जिसका डिफिनिट शेप, मास, शेप एंड वॉल्यूम होता है उसको क्या कहेंगे? सॉलिड। और सॉलिड कितने टाइप का? तो दो टाइप का। एक क्रिस्टलाइन और दूसरा क्या होता है? एमॉर्फस। नहीं, दूसरा क्या होता है? एमॉर्फस। अब मेनली अगर देखा जाए तो मैटर मेनली कितने फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? तो 3 फॉर्म में। एक सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। तो सॉलिड भी मैटर है, लिक्विड भी क्या है? मैटर है, और गैस भी क्या है? मैटर है। नहीं,
तो ये तीन अलग अलग फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है, तीन अलग अलग फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है, इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट। इसका रीजन क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट मतलब किस तरह का होता है? तो वो सॉलिड फॉर्म में किस तरह का होता है, तो लिक्विड फॉर्म में, और किस तरह का होता है तो वो गैसियस फॉर्म में क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल वास्तव में होते क्या हैं, नहीं उसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। यानी जितने भी मैटर हैं, और जितने भी मैटर कहने का मतलब एनीथिंग, जितने भी मैटर कहने का मतलब एनीथिंग, नहीं मैटर का फॉर्मेशन जो होता है, मैटर का जो फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है? तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से। किससे? स्मॉलेस्ट पार्टिकल से। और ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स क्या होते हैं? तो एटम्स, मोलेकुल्स, या क्या होते हैं? आयंस। एटम्स, मोलेकुल्स या क्या होते हैं? आयन। एग्जिस्ट किस रूप में करते हैं ये? नहीं, या रहते किस रूप में हैं? तो ये सॉलिड स्फीयर के रूप में रहते हैं। किस रूप में? तो सॉलिड स्फीयर के रूप में, सॉलिड स्फीयर के रूप में। इस चैप्टर में हमको इन पार्टिकल को किस रूप में लेना है? तो सॉलिड स्फीयर के रूप में। और ये पार्टिकल मैटर का क्या कहलाते हैं? तो ये पार्टिकल जो है, ये पार्टिकल यानी कि मैटर का, ये पार्टिकल मैटर का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब क्या होता है? तो मैटर का फॉर्मेशन इन पार्टिकल से होता है। मैटर का फॉर्मेशन इन पार्टिकल से होता है, इसलिए इसको मैटर का क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो आगे से आप लोगों को याद रखना है, आगे से याद रखना है क्या कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बोले तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब क्या होगा? तो मैटर का फॉर्मेशन करने वाला पार्टिकल। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहने का मतलब क्या हो जाएगा? तो मैटर का फॉर्मेशन करने वाला पार्टिकल। तो अब थोड़ा आगे की तरफ हम लोग चलते हैं कि मैटर जो है थ्री डिफरेंट फिजिकल स्टेट में क्यों एग्जिस्ट करता है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उसका जान लेते हैं, नहीं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बारे में अभी हम कुछ देर पहले आपको बताए हैं। क्या बताए हैं? तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को हम यहाँ पर किस फॉर्म में लेंगे? तो सॉलिड स्फीयर के फॉर्म में। किस फॉर्म में? सॉलिड स्फीयर के फॉर्म में। और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है एटम्स, मोलेकुल्स या आयंस होता है। और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहते किसको हैं? तो जो पार्टिकल मैटर का क्या करता है? फॉर्मेशन। जो पार्टिकल मैटर का क्या करता है? फॉर्मेशन, उसी को क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। उसी को क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो अब देखते हैं, यानी कि जनरली मैटर तीन फिजिकल स्टेट में, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो है तो मैटर ही, लेकिन थ्री डिफरेंट फिजिकल स्टेट में क्यों एग्जिस्ट करता है? उसका काउज हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। काउज आप लोग जानते भी होंगे, नहीं काउज जानते भी होंगे, लेकिन थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। क्या? तो अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्लोजली पैक्ड हो, यानी एक दूसरे से सटकर व्यवस्थित हो, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो? क्लोजली पैक्ड हो, तो मैटर के जिस फॉर्म का फॉर्मेशन होगा वो कौन सा फॉर्म होगा मैटर का? तो वो जो है सॉलिड फॉर्म होगा। वो कौन सा फॉर्म होगा? तो सॉलिड फॉर्म। तो आपको पूछा जाए कि ये वाइट बोर्ड जो है, वाई दिस वाइट बोर्ड एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म, वाई दिस वाइट बोर्ड एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म, या वाई दिस मार्कर इज एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म। तो आप कह सकते हैं बिकॉज दियर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, hence this is exist in solid form,
तो बता सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, तो क्लोजली पैक्ड है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, क्लोजली पैक्ड है। तो क्लोजली पैक्ड है, नहीं क्लोजली पैक्ड है, तो अब जो है यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच, तो अट्रैक्शन फोर्स या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी जो है सो मिनिमम, यानी कि दियर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑसिलेट अबाउट दियर मीन पोजीशन, यानी इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पर ही ऑसिलेट कर सकते हैं, ये आगे पीछे मूव नहीं कर सकते हैं, ये आगे पीछे मूव नहीं कर सकते हैं। और अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम, यानी इन दो पार्टिकल के बीच, इन दो पार्टिकल के बीच अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम होने के पीछे क्या काउज है, नहीं क्या काउज है, क्या रीजन है, तो यहाँ पर रीजन है, नहीं यहाँ पर रीजन है कि चूँकि ये पार्टिकल क्लोजली पैक्ड है, नहीं क्लोजली पैक्ड है, तो अगर ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के फॉर्म में मान लीजिए काम करते हैं, नहीं यानी कि दीज पार्टिकल्स आर वर्क एज स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, देन क्या होगा, क्लोजली पैक्ड के कारण अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो कोई भी सब्सटेंस या कोई भी मैटर सॉलिड फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है, बिकॉज दियर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, बिकॉज दियर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। अब देखते हैं यही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अगर एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रहे, कुछ डिस्टेंस पर रहे, तो मैटर के जिस फॉर्म का फॉर्मेशन होगा वो कौन सा फॉर्म होगा, तो लिक्विड फॉर्म। कौन सा फॉर्म होगा, लिक्विड फॉर्म, नहीं। और लिक्विड फॉर्म में अट्रैक्शन फोर्स, यानी अट्रैक्शन फोर्स जो होगा, अट्रैक्शन फोर्स यानी कि लेस देन क्या हो जाएगा, सॉलिड। और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, तो ग्रेटर देन, नहीं काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन सॉलिड। तो काउस तो आप समझ रहे होंगे कि डिस्टेंस यहाँ क्या हुआ है, पार्टिकल के बीच डिस्टेंस बढ़ा है, पार्टिकल के बीच डिस्टेंस बढ़ा है, तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, तो सॉलिड से कम हो जाएगा, नहीं लेस देन सॉलिड, डिस्टेंस बढ़ा है तो लेस देन सॉलिड। और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज क्यों करेगा, काइनेटिक एनर्जी सॉलिड से इंक्रीज क्यों करेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच डिस्टेंस क्या हुआ है, बढ़ा है, तो ये पार्टिकल अपने चारों तरफ यानी कि इतना दूर तक तो वो मूव करने में सक्षम है ही नहीं, मूव कर ही सकता है। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, तो सॉलिड के कंपैरिजन में अधिक होगा, सॉलिड के कंपैरिजन में क्या होगा, अधिक होगा। और गैस में क्या होता है, तो गैस में यही पार्टिकल एक दूसरे से बहुत अधिक डिस्टेंस पर रहते हैं, तो बहुत अधिक डिस्टेंस पर रहने के कारण यहाँ अट्रैक्शन फोर्स जो है क्या होता है, तो निग्लिजिबल। अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाता है, निग्लिजिबल, क्योंकि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस जो है मैक्सिमम हो गया है, तो अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, निग्लिजिबल या जीरो कह सकते हैं। और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो क्यों मैटर 3 डिफरेंट फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, क्यों मैटर 3 फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, समझ में आ गया होगा। वन लाइनर काउज अगर बताइएगा आप तो कह सकते हैं सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्लोजली पैक्ड रहते हैं, लिक्विड में कुछ डिस्टेंस पर रहते हैं, और गैस में बहुत अधिक डिस्टेंस पर रहते हैं, गैस में क्या रहते हैं, बहुत अधिक डिस्टेंस पर रहते हैं। और अट्रैक्शन फोर्स और बाकी तो हम लोग समझे ही हैं। तो ये हो गया सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में मैटर के एग्जिस्ट करने का काउज या रीजन। अब जो है हम लोग
अब जो है हम लोग आगे देखते हैं, यानी कि मैटर तो देख ही लिए, मैटर का क्लासिफिकेशन भी हम लोग देख लिए। अब जो है आगे यानी कि सॉलिड, मेन जो इस चैप्टर में पढ़ना है सॉलिड, तो सॉलिड का डिफिनीसन हम लोग देखते हैं। नहीं, सॉलिड का डिफिनीसन देखते हैं कि सॉलिड किसको कहेंगे। तो सॉलिड किसको कहा जाएगा, सॉलिड किसको कहेंगे, तो द मैटर which have definite shape and volume is called, उसको क्या कह सकते हैं, which has, the matter which has is called solid, उसको क्या कहते हैं, सॉलिड। यानी कि जिसका शेप और वॉल्यूम क्या होता है, डिफिनिट होता है। जिसका शेप और वॉल्यूम क्या होता है, डिफिनिट, उसी को क्या कहते हैं, सॉलिड। नहीं, या एक और डिफिनीशन दे सकते हैं, द स्टेट्स ऑफ मैटर इन विच एटम्स, मोलिक्यूल्स और आयंस आर क्लोजली पैक्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज एंड हैव डिफिनिट मास शेप एंड वॉल्यूम, डिफिनिट मास शेप एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड सॉलिड। नहीं, यानी कि मैटर का ऐसा स्टेट जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल लाइक एटम्स, मोलिक्यूल्स और आयंस आर क्या रहता है, क्लोजली पैक्ड, क्या रहता है, क्लोजली पैक्ड। नहीं, और जिसका शेप, मास और वॉल्यूम क्या होता है, डिफिनिट होता है, उसी को क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। नहीं, सॉलिड कहते हैं। तो ये हो गया सिंपल डिफिनीशन सॉलिड का। क्या अब जो है सॉलिड क्या क्या होगा, तो सॉलिड में आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि सॉलिड फॉर्म में वुड भी एग्जिस्ट करता है, कोल भी एग्जिस्ट करता है, शुगर भी एग्जिस्ट करता है, आइस भी एग्जिस्ट करता है, मेटल भी एग्जिस्ट करता है। नहीं, मेटल भी, वैक्स भी एग्जिस्ट करता है, ग्लास भी एग्जिस्ट करता है, ईटीसी ये सब क्या होंगे, सॉलिड होंगे। यानी सॉलिड जिसका शेप और वॉल्यूम क्या हो, डिफिनिट। जैसे कि ये वाइट बोर्ड है, जैसे कि ये वाइट बोर्ड है, वाइट बोर्ड आप देखिएगा तो इसका आज जो शेप है वही शेप कल भी रहेगा, जो शेप इसका आज है वही कल भी रहेगा, और जो वॉल्यूम इसका आज है वही वॉल्यूम कल भी रहेगा। नहीं, तो इसका डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम है, तो जिस मैटर का शेप और वॉल्यूम क्या हो, डिफिनिट हो, जिस मैटर का शेप और वॉल्यूम क्या हो, डिफिनिट हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम यानी कि सॉलिड कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। अब सॉलिड का कुछ प्रॉपर्टीज है, नहीं प्रॉपर्टीज है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड हम लोग देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सबसे पहला प्रॉपर्टी, नहीं सबसे पहला प्रॉपर्टी डिफिनिट मास शेप एंड वॉल्यूम। यानी कि कह सकते हैं सॉलिड का मास शेप एंड वॉल्यूम क्या होता है, डिफिनिट। सॉलिड का मास शेप एंड वॉल्यूम क्या होता है, डिफिनिट। नहीं, यानी कि ये वेरी नहीं करता है, ये वेरी नहीं करता है। उसके बाद दूसरा में रिजिडिटी ड्यू टू रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ constituent particles, rigidity due to regular arrangement of constituent particles, नहीं constituent particles। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, तो ये वाइट बोर्ड देखिए,
यानी कि ये रिजिड या कठोर है कि नहीं है, तो है। क्यों? क्योंकि रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, यानी इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रेगुलरली क्या रहता है, क्लोजली पैक्ड रहता है। रेगुलरली क्या रहता है, क्लोजली पैक्ड रहता है, यानी बीच में कहीं पर गैप उप नहीं रहता है। तो बीच में गैप नहीं रहने के कारण ये क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। नहीं यानी कि इसको जो है आप यानी कि कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कठोर जैसा अनुभव आपको होगा, हार्ड जैसा अनुभव आपको होगा, ठीक है। थर्ड में जनरली इनकम्प्रेसिबल, जनरली इनकम्प्रेसिबल, जनरली इनकम्प्रेसिबल, यानी कि इसको प्रेस नहीं किया जा सकता है। जनरली कहने का मतलब हुआ ये ऑल सॉलिड पर अप्लाई नहीं होता है, नहीं, यानी जितने भी सॉलिड हैं सभी पर अप्लाई नहीं होता है। कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जिसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, दबा नहीं सकते हैं, नहीं दबा नहीं सकते हैं। उसके बाद फोर्थ में जनरली मैलिएबल, डक्टाइल एंड ब्रिटल। इसका मतलब क्या हुआ, नहीं, मैलिएबल का मतलब क्या हुआ, डक्टाइल का मतलब क्या हुआ और ब्रिटल का मतलब क्या हुआ, नहीं। मैलिएबल, डक्टाइल और ब्रिटल का मीनिंग क्या हुआ, तो मैलिएबल का मतलब हुआ कि जिसको आप यानी कि थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं, यानी कि जिसको आप क्या कर सकते हैं, थिन शीट में, नहीं, थिन शीट में, थिन शीट में, जैसे कि एल्युमिनियम का थिन शीट तैयार किया जाता है, नहीं, एल्युमिनियम का थिन शीट तैयार किया जाता है। रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जाते होंगे तो वहाँ से अगर आप खाना यानी कि पैक करा के घर लाते हैं तो एल्युमिनियम शीट या फॉयल जो होता है उसी में आपको रोटी लपेट के देगा, नहीं, और पैक करके भी सब्जी उब्जी होगा तो वो उस तरह के फॉयल में क्या करता है, पैक करके देता है। तो थिन शीट में जो है यानी कि जनरली तो सभी सॉलिड पर अप्लाई नहीं होगा, तो जनरली क्या होते हैं, तो मैलिएबल, यानी कि इसको थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, थिन शीट में। डक्टाइल, तो इससे वायर तैयार कर सकते हैं, यानी इसको वायर के रूप में खींच सकते हैं। डक्टाइल मतलब वायर के रूप में खींच सकते हैं। तो क्या ये सभी सॉलिड पर अप्लाई होगा, तो नहीं, ये सभी सॉलिड पर अप्लाई नहीं होगा। जैसे आप ब्रिक ले लीजिए, ईंट ले लीजिए, स्टोन ले लीजिए, आप देखिएगा इससे आप वायर यानी कि लॉन्ग वायर प्रिपेयर कर सकते हैं, तो लॉन्ग वायर नहीं बना सकते हैं। लॉन्ग वायर क्यों नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये ब्रेक कर जाएगा। लेकिन आप यदि यानी कि एल्युमिनियम लेते हैं, कॉपर लेते हैं, गोल्ड लेते हैं, तो ये सब का यानी कि लॉन्ग वायर, पतला पतला लॉन्ग वायर आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब हुआ ऐसा सॉलिड जिसको एक ही बार यानी एक हथौड़ा मारेंगे, ऐसा सॉलिड जिस पर हथौड़ा मारेंगे तो हथौड़ा मारने के बाद वो चूर चूर हो जाए। जैसे कि ग्लास है, मारिए हथौड़ा, पूरा का पूरा क्या होगा, चूर चूर हो जाएगा, तो वो क्या होगा, ब्रिटल। तो ये सभी सॉलिड पर अप्लाई नहीं होता है, यानी कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं जो मैलिएबल, डक्टाइल एंड क्या होते हैं, ब्रिटल, मैलिएबल, डक्टाइल एंड ब्रिटल। उसके बाद फोर्थ में है टेनासिटी। टेनासिटी मतलब हम उसको खींच सकते हैं, टेनासिटी मतलब उसको हम खींच सकते हैं। उसके बाद 5 में है फ्यू सॉलिड्स आर फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब जिसको हम मोड़ सकते हैं, फ्लेक्सिबल मतलब जिसको हम क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। उसके बाद 6 फ्यू सॉलिड्स हैव प्रॉपर्टीज ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जिसमें इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी पाया जाता है, जिसमें इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी पाया जाता है। इलास्टिसिटी करने का मतलब हुआ कि ऐसा सॉलिड जिसको आप मोड़िए, जिसको आप क्या कीजिए, मोड़िए, और मोड़ने के बाद छोड़िएगा तो फिर वो पहले वाले फॉर्म में आ जाता है, नहीं, तो उसको हम क्या कहेंगे, इलास्टिक।
नहीं, उसको हम क्या कहेंगे, इलास्टिक। जैसे रबर है, रबर को मोड़िए फिर छोड़िएगा तो रबर फिर पहले वाले फॉर्म में क्या होगा, आ जाएगा, पहले वाले फॉर्म में क्या होगा, आ जाएगा, तो वो क्या हुआ, इलास्टिक, वो क्या हुआ, इलास्टिक। उसके बाद 7 में जनरली मेल्टिंग पॉइंट इज कांस्टेंट, जनरली मेल्टिंग पॉइंट इज क्या है, कांस्टेंट। तो मेल्टिंग पॉइंट मतलब जिस टेम्परेचर पर वो क्या करता है, मेल्ट करता है। तो सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट जनरली क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, वेरी नहीं करते हैं, जनरली कांस्टेंट रहते हैं, वेरी नहीं करते हैं। उसके बाद 8 में है नो डिफ्यूजन नेचर, नो डिफ्यूजन नेचर, इसमें डिफ्यूजन नेचर नहीं होता है। डिफ्यूजन नेचर मतलब क्या हुआ, तो जैसे कि गैस में होता है नेचर, जैसे कि इस रूम में हम हैं, इसमें पहले से गैस प्रेजेंट है, अगर गैस प्रेजेंट नहीं रहता तो हम ब्रीथ कर पाते, नहीं कर पाते। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर पहले से गैस क्या है, प्रेजेंट है, पहले से गैस क्या है, प्रेजेंट है। अब आप सिलेंडर लाइए, उसको खोल दीजिए, उससे गैस निकलेगा, वो गैस जो निकलेगा, निकल के पहले से जो इस रूम में गैस प्रेजेंट है उसके साथ मिक्स हो जाएगा कि नहीं, मिक्स हो जाएगा, हो जाएगा नहीं। तो यानी कि वो गैस एक दूसरे के साथ क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है, यानी डिफ्यूज हो रहा है, तो डिफ्यूज हो रहा है। लेकिन आप यानी कि ये वाइट बोर्ड है और दूसरा वाइट बोर्ड लाइएगा तो क्या वो दूसरा वाइट बोर्ड इस वाइट बोर्ड के साथ मिक्स हो सकता है, तो नहीं होगा। तो सॉलिड में जो है डिफ्यूजन नेचर नहीं पाया जाता है, सॉलिड में डिफ्यूजन नेचर नहीं पाया जाता है। उसके बाद जो है, उसके बाद जो है डेंसिटी ग्रेटर देन लिक्विड एंड गैस, लिक्विड और गैस से डेंसिटी क्या होता है, ज़्यादा, लिक्विड और गैस से डेंसिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है। और ये 9 होगा, 9। 10 में उसके बाद intermolecular distance is so short, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम, यानी मोलेकुल के बीच जो है कोई गैप नहीं होता है। उसके बाद इंटरमोलेकुलर फोर्सेज आर स्ट्रॉन्ग, यानी कि मोलेकुल के बीच जो फोर्स काम करता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स। उसके बाद 12 में डियर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स oscillate about their mean position, नहीं, यानी कि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो उसका पोजीशन होता है उसी पोजीशन पर क्या करता है, ऑसिलेट कर सकता है, वो आगे पीछे मूव नहीं कर सकता है, और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्सेज काम करता है, नहीं। उसके बाद डेंसिटी, तो डेंसिटी लिक्विड और गैस से क्या होता है, ज़्यादा होता है, डेंसिटी लिक्विड और गैस से ज़्यादा होता है। हमारा सॉलिड का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो चुका है। अब जो है आगे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड के तरफ चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड यानी सॉलिड कितने टाइप का होता है, सॉलिड को कितने भाग में क्लासिफाइड किया गया है, उसी का कॉन्सेप्ट जो है हम लोगों को आगे समझना है। तो आगे का जो टॉपिक हमारा है वो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। सॉलिड को जनरली 2 भाग में बांटा गया है, नहीं, यानी सॉलिड जनरली 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन, तो हम पहले भी देखे हैं। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड,
और एक होता है एमॉर्फस सॉलिड। दूसरा क्या होता है? एमॉर्फस सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड को समझने के लिए नहीं, यानी सॉलिड कितने टाइप के, तो आपसे पूछेगा सॉलिड कितने टाइप का, तो दो टाइप का, एक क्रिस्टलाइन और दूसरा एमॉर्फस। एक क्रिस्टलाइन और दूसरा एमॉर्फस। नहीं, यानी सॉलिड कितने टाइप का, तो दो टाइप का। कौन कौन? तो एक क्रिस्टलाइन और दूसरा क्या हो जाएगा? एमॉर्फस। नहीं, एमॉर्फस। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको कहेंगे, एमॉर्फस सॉलिड किसको कहेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या करते हैं? क्लियर करते हैं। ठीक है, तो उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने से पहले कुछ अलग हमको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, उसके बाद ही दोनों का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो वो क्या है, तो देख लीजिए। यानी कि मैथ में आप लोग पढ़ते होंगे एक्स वाई और जेड प्लेन। क्या पढ़ते होंगे? एक्स वाई और जेड प्लेन या एक्सिस। एक्स वाई और जेड प्लेन या एक्सिस। तो एक्स वाई या जेड प्लेन और एक्सिस होता क्या है? नहीं, मैथ में हमको पढ़ाया क्यों जाता है, इसका हमारे डेली लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है? नहीं, इससे हमको किस तरह का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, यानी एक्स वाई जेड वास्तव में होता क्या है, एक्स वाई और जेड वास्तव में होता क्या है, इसको हमको समझना है। और एक्स वाई और जेड प्लेन का यूजेज क्या है हमारे लाइफ में, एक्स वाई और जेड प्लेन का यूजेज क्या है, और एक्स क्या होता है, वाई क्या होता है, जेड क्या होता है। नहीं, एक्स वाई और जेड क्या होता है, तो इसको देखते हैं एक्स वाई और जेड क्या होता है। तो यदि आप इस तरह का एक लाइन, इस तरह एक लाइन ड्रॉ कीजिए, नहीं, इस तरह का हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा, तो ये लाइन किस प्लेन में है, तो ये एक्स प्लेन में, और इसको एक्स एक्सिस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस कहते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस। ऊपर के तरफ आप लाइन खींचिएगा, नहीं, तो ये किस में है, तो वाई प्लेन में, और इसको क्या कहते हैं? वाई एक्सिस। और जेड प्लेन में कैसे लाइन खींचा जाएगा, तो जेड प्लेन में जो है, ठीक ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, इस पॉइंट से आप ये मार्कर देख रहे हैं, ये मार्कर किस प्लेन में है, तो ये मार्कर जो है यानी कि जेड प्लेन में है। किस प्लेन में है? जेड प्लेन में। तो मार्कर को आप ऊपर के तरफ लाइए, नहीं, मार्कर को आप ऊपर के तरफ लाइए, या इस मार्कर को आप पीछे के तरफ ले जाइए। इस मार्कर को सीधे स्ट्रेट आप पीछे के तरफ ले जाइए। वो किस में होगा? जेड प्लेन में। और उस एक्सिस को हम क्या कहेंगे, तो उस एक्सिस को जेड एक्सिस, उस एक्सिस को हम क्या कहेंगे? जेड एक्सिस कहेंगे। ठीक है, उस एक्सिस को क्या कहा जाएगा? जेड एक्सिस कहा जाएगा। लेकिन वाइट बोर्ड पर 3D पिक्चर, यानी कि वाइट बोर्ड पर 3D पिक्चर जो है सो हम दिखा नहीं सकते हैं, इसलिए जेड एक्सिस को हम लोग क्या करते हैं? इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन एक्चुअल में एक्स वाई और जेड प्लेन होता कैसा है, तो एक्चुअल में एक्स वाई और जेड प्लेन इस तरह का होता है। एक्चुअल में एक्स वाई और जेड प्लेन इस तरह का होता है। ये इसका एक्स, ये इसका वाई, और ये इसका क्या हो जाएगा? जेड। इस जेड को आप पीछे भी कर सकते हैं, पीछे भी कीजिएगा, तो ये एक्स, ये वाई, और ये क्या हो जाएगा? जेड। एक्स वाई और जेड। अब ये रिप्रेजेंट किसको करता है? मेन कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंट किसको करता है, तो एक्स एक्सिस जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। लेंथ कैसे, तो ये वाइट बोर्ड आपको नज़र आ रहा होगा, नहीं, ये वाइट बोर्ड आपको नज़र आ रहा होगा, तो इस वाइट बोर्ड को आप अगर देखिए तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा? लेंथ होगा। इसका कुछ ना कुछ क्या होगा? लेंथ होगा। तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स एक्सिस को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स एक्सिस को। उसी तरह यानी एक्स एक्सिस तो समझ में आ गया होगा, वाई एक्सिस क्या होता है, तो ये जो वाइट बोर्ड है इसका कुछ ना कुछ हाइट या विड्थ होगा। इसका कुछ ना कुछ क्या होगा? हाइट होगा, नहीं, इसका कुछ ना कुछ क्या होगा? हाइट होगा। तो इसका कुछ ना कुछ हाइट होगा, वो हाइट जो है या विड्थ जो है इसके वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद ये जो वाइट बोर्ड है, इसका कुछ ना कुछ जो है मोटाई होगा। इसका क्या होगा? मोटाई होगा, यानी कि विड्थ होगा, नहीं, विड्थ होगा, यानी कि ये किसको रिप्रेजेंट किया, तो हाइट को। किसको? हाइट को। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? जेड एक्सिस।
तो जेड एक्सिस विड्थ को, किसको रिप्रेजेंट करेगा? विड्थ को, नहीं विड्थ को। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस लेंथ को, वाई एक्सिस हाइट को और जेड एक्सिस विड्थ को। तो इस वाइट बोर्ड का कुछ ना कुछ मोटाई होगा, विड्थ होगा, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो जेड एक्सिस को, यानी वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो जेड एक्सिस को। यानी विड्थ को कौन रिप्रेजेंट करता है? जेड एक्सिस। नहीं, कौन रिप्रेजेंट करता है? जेड एक्सिस। आपके घर में वॉल होगा, वॉल का लेंथ होगा, नहीं लेंथ, तो लेंथ को आप किसके द्वारा रिप्रेजेंट कीजिएगा? तो एक्स एक्सिस के द्वारा। हाइट होगा, किसके द्वारा रिप्रेजेंट कीजिएगा? वाई एक्सिस के द्वारा। उसके बाद उसका विड्थ होगा, नहीं विड्थ होगा, किसके द्वारा रिप्रेजेंट कीजिएगा? तो विड्थ को आप जेड एक्सिस द्वारा। नहीं, तो आप उसको मेजर कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, आपको मेजर करने वाला यूनिट है, तो आप उस वाल के लेंथ को मेजर कर सकते हैं, हाइट को मेजर कर सकते हैं, विड्थ को मेजर कर सकते हैं। एक कागज़ का पतला सा पेज ले लीजिए, नहीं कागज़ का एक पेज ले लीजिए, उसका भी कुछ ना कुछ क्या होगा? लेंथ होगा। जैसे कि एक कागज़ का पेज लेते हैं, पेज ले लिए, ये कागज़ का पेज है, ये पार्ट जो है इसका एक्स, ये पार्ट इसका वाई, और इस कागज़ की कुछ ना कुछ क्या होगी? मोटाई। इस कागज़ की कुछ ना कुछ क्या होगी? मोटाई। वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो जेड एक्सिस को। किसको? तो जेड एक्सिस को। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, वाई किसको रिप्रेजेंट करता है और जेड किसको, और एक्स किस तरफ रहता है, नहीं यानी एक्स किस तरफ रहता है, वाई किस तरफ रहता है और जेड किस तरफ रहता है। तो एक्स वाई और जेड को आप, यानी एक्स वाई और जेड प्लेन को आप कहीं भी क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्स वाई और जेड प्लेन को आप कहीं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। इसी से रिलेटेड कुछ आगे का कॉन्सेप्ट है, वो क्या कॉन्सेप्ट है? तो एक्स वाई और जेड को ध्यान में रखना है और उस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं, नहीं उस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं, तब हमारा जो है किसका कॉन्सेप्ट? तो तब हमारा जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड का कॉन्सेप्ट। और दूसरा में क्या होता है? तो दूसरा में होता है एमॉर्फस सॉलिड। क्या होता है? एमॉर्फस सॉलिड। इस दोनों का कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा? तो क्लियर होगा। ठीक है, इस दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो पहले ज़रूरी था हमको क्या? तो एक्स वाई और जेड प्लेन समझना। अब देखिए, अब अगर आप देखिएगा तो हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। और देख करके बताइए कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को किस प्लेन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप देख करके कह सकते हैं कि सर आप कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को एक्स प्लेन में अभी क्या किए हैं? रिप्रेजेंट किए। किस प्लेन में? एक्स प्लेन में रिप्रेजेंट किए। अब देखिएगा, तो अब देख करके बताइए। तो आप कह सकते हैं कि सर आप कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को वाई प्लेन में रिप्रेजेंट किए हैं, यानी वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट किए हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को आप किस में रिप्रेजेंट किए हैं? तो वाई एक्सिस में या वाई प्लेन में, वाई एक्सिस या वाई प्लेन में। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल वाई एक्सिस या वाई प्लेन में रिप्रेजेंट हो गया। जेड प्लेन में रिप्रेजेंट करने के लिए हमको क्या करना होगा? आप लोग सोच करके बताइए। तो सिंपल सा है, जेड प्लेन जो जाएगा या तो इस स्फीयर के ठीक पीछे जाएगा, इस स्फीयर के ठीक पीछे जाएगा, या ऊपर आप ले सकते हैं, नहीं या ऊपर ले सकते हैं। तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं उन पार्टिकल के ठीक पीछे अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को डाल देते हैं तो वो किस प्लेन में होगा? तो जेड प्लेन या जेड एक्सिस में। जेड प्लेन या जेड एक्सिस में, नहीं जेड प्लेन या जेड एक्सिस में। तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं ठीक उनके पीछे यदि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को हम क्या करते हैं? रखते हैं, तो वो किस में होगा? जेड प्लेन या जेड एक्सिस में। जेड प्लेन या जेड एक्सिस में होगा। ठीक है, जेड प्लेन या जेड एक्सिस में होगा। क्लियर है? अब जो है जेड प्लेन या जेड एक्सिस में होगा, तो अब देखा जाए कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है एक्स प्लेन में, यानी कि एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में या वाई प्लेन में और जेड में तो ठीक पीछे रेगुलरली अरेंज्ड है या नहीं है? रेगुलरली अरेंज्ड है या नहीं है?
ठीक है, रेगुलरली अरेंज्ड है या नहीं है। तो रेगुलरली अरेंज्ड का मतलब क्या होता है, रेगुलरली अरेंज्ड का मतलब क्या होता है, तो ठीक यानी इस पार्टिकल के बाद नेक्स्ट पार्टिकल, इसके बाद फिर नेक्स्ट, फिर इसके बाद नेक्स्ट, फिर इसके बाद नेक्स्ट, फिर इसके बाद नेक्स्ट। जैसे कि मान लीजिए आप जो है यानी कि आर्मी का परेड होते हुए देखे होंगे, आर्मी का परेड होते हुए देखे होंगे, तो उसमें आर्मी जो रहते हैं उसको रेगुलर यानी कि एक पैटर्न में अरेंज करके और उसको क्या किया जाता है, परेड करवाया जाता है, नहीं। और सभी जो है सो रेगुलरली अरेंज्ड रहते हैं, कोई भी थोड़ा सा इधर या थोड़ा सा इधर नहीं रहता है, एक रॉ में रेगुलरली। फिर दूसरे रॉ के आर्मी जो यानी कि सैनिक हैं, दूसरे रॉ के जो सैनिक हैं वो भी रेगुलरली लाइन में रहते हैं, नहीं। फिर तीसरे रॉ के रेगुलरली, फिर चौथे रॉ के रेगुलरली, फिर पाँचवें रॉ के क्या रहते हैं, रेगुलरली रहते हैं, नहीं, पाँचवें रॉ के रेगुलरली रहते हैं। आप स्कूल में अगर प्रेयर में कभी भाग लिए होंगे तो आपको जो है यानी कि एक रॉ में रेगुलरली अरेंज करके प्रे करवाया जाता होगा, नहीं। या असेंबली में भाग लिए होंगे तो उसमें आपको एक रॉ में रेगुलरली अरेंज करके तब प्रेयर करवाया जाता है, नहीं, प्रेयर करवाया जाता है। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक्स वाई और जेड प्लेन में, जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक्स वाई और जेड प्लेन में क्या हो, रेगुलरली अरेंज्ड हो, एक्स वाई और जेड प्लेन में क्या हो, रेगुलरली अरेंज्ड हो, नहीं, एक्स वाई और जेड प्लेन में रेगुलरली अरेंज्ड हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे, नहीं। यानी ऐसा सॉलिड जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक्स वाई और जेड प्लेन में क्या रहते हैं, रेगुलरली अरेंज्ड रहते हैं, उसको क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये फिगर किसका हो गया, तो ये फिगर हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड का, किसका, क्रिस्टलाइन सॉलिड का। वही देखिए एक अलग फिगर देखते हैं, जैसे कि इसमें देखिए तो आपको नज़र आएगा कि क्या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक्स वाई और जेड प्लेन में रेगुलरली अरेंज्ड है। तो आप देख करके कह सकते हैं कि एक्स वाई और जेड प्लेन में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रेगुलरली अरेंज्ड नहीं है, एक्स वाई और जेड प्लेन में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रेगुलरली अरेंज्ड नहीं है, कोई यहाँ तो कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ, यानी कि एक रॉ में रेगुलरली कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या 2 रॉ में या 3 रॉ में या 3 या 4 रॉ में, 5 रॉ में, यानी किसी भी रॉ में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रेगुलरली अरेंज्ड आपको नज़र नहीं आ रहा है। यानी कि न तो एक्स प्लेन में और ना ही वाई प्लेन में और ना ही जेड प्लेन में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपको रेगुलरली अरेंज्ड नज़र आता होगा। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक्स वाई और जेड प्लेन में रेगुलरली अरेंज्ड नहीं रहता है तो ऐसे अरेंजमेंट से जिस सॉलिड का फॉर्मेशन होता है उसको क्या कहते हैं, एमॉर्फस सॉलिड, उसको क्या कहते हैं, एमॉर्फस सॉलिड। और एमॉर्फस वर्ड जो है यानी कि एमॉर्फस वर्ड जो है ग्रीक वर्ड से आया, ग्रीक वर्ड ओमॉर्फी से लिया गया, नहीं, ग्रीक वर्ड ओमॉर्फी से लिया गया है, जिसका मीनिंग ही होता है नो शेप या शेपलेस, नो शेप या शेपलेस। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जब एक्स वाई जेड प्लेन में रेगुलरली अरेंज्ड हो तो उसको क्रिस्टलाइन सॉलिड, और एक्स वाई जेड प्लेन में रेगुलरली अरेंज्ड नहीं हो तो उसको क्या कहेंगे, एमॉर्फस सॉलिड। तो अब तो आप डेफिनेशन दे सकते हैं सिंपली कि क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको कहेंगे, तो कहेंगे द सॉलिड इन विच constituent particles are regularly arranged in 3 dimension, that is x, y and z axis या प्लेन, x, y, z axis या प्लेन।
द सॉलिड इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर रेगुलरली अरेंज्ड इन 3 डायमेंशन इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड, इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। नहीं, दीज आर आल्सो कॉल्ड ट्रू सॉलिड। इसको और क्या कहा जाता है? ट्रू सॉलिड भी। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? नहीं, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्वार्टज और डायमंड, ग्रेफाइट, आइस, शुगर, NaCl, मेटल्स, ETC। ये सब क्या हो जाएंगे? किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के। किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड के। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के। उसके बाद एमॉर्फस। तो द वर्ड एमॉर्फस इज derived from a Greek word omorphy, which means, जिसका मीनिंग क्या होता है? तो शेपलेस। और डिफाइन कैसे करेंगे? तो द सॉलिड इन which constituent particles are not regularly arranged in 3D यानी 3 डायमेंशन is called amorphous solid, हो गया। और एमॉर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? नहीं, एमॉर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो आप एमॉर्फस सॉलिड के एग्जाम्पल में लिख सकते हैं ग्लास और वैक्स, ठीक है, बटर, स्टार्च, प्लास्टिक, उसके बाद रबर, ETC। ये किसका एग्जाम्पल हो गया? तो ये एमॉर्फस सॉलिड का। किसका एग्जाम्पल हो गया? तो एमॉर्फस सॉलिड का। तो क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम लोग चलेंगे, ठीक है। आगे डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड के बीच क्या डिफरेंस है, उसी को देखना है। तो एक तरफ हम लिख लेते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, और एक साइड एमॉर्फस सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको कहेंगे? तो ये पढ़ चुके हैं। एमॉर्फस सॉलिड किसको कहेंगे? ये भी पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों को क्या स्टडी करना है? तो डिफरेंस। नहीं, ये क्या स्टडी करना है? तो सबसे पहला इसका तो रेगुलर एंड डिफिनिट
ज्योमेट्रिकल शेप, यानी कि इसका रेगुलर एंड डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप होता है। किसका? क्रिस्टलाइन सॉलिड का। उसके बाद एमॉर्फस सॉलिड का, तो इनडिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप, नहीं, इनडिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप, यानी इसका रेगुलर एंड डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप होता है, उसका इनडिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप होता है। यानी कि इसका कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल शेप होगा, इसका कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल शेप होगा, लेकिन उसका डिफिनिट नहीं है कि कोई ज्योमेट्रिकल शेप भी होगा, नहीं, ज्योमेट्रिकल शेप भी होगा। उसके बाद इसका इट्स सरफेस इज प्लेन, इसका सरफेस क्या होता है? प्लेन। और इट्स सरफेस इज इरेगुलर, इसका सरफेस कैसा होता है? इरेगुलर, ठीक है, इसका सरफेस इरेगुलर होता है। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट इज डिफिनिट एंड शार्प, डिफिनिट एंड शार्प। थर्ड में मेल्टिंग पॉइंट इज नॉट डिफिनिट एंड शार्प। उसके बाद फोर्थ में इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन लॉन्ग रेंज ऑर्डर, और इसमें क्या होगा? तो इसमें होगा शॉर्ट रेंज ऑर्डर, नहीं। 5 में ये क्या होता है? एनआइसोट्रॉपिक, और ये क्या होता है? आइसोट्रॉपिक। उसके बाद इसका डिफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, डिफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन, और इसका इनडिफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन, इनडिफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन। 2-3 पॉइंट बच गया था जिसको हम लोगों को समझना है। इसका सरफेस कैसा होता है? तो प्लेन, नहीं, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड का सरफेस कैसा होगा? प्लेन। और एमॉर्फस सॉलिड का इरेगुलर या रफ कह सकते हैं, इरेगुलर या क्या होता है? रफ, नहीं, रफ, प्लेन नहीं होगा, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट डिफिनिट तो होता ही है, और शार्प मतलब क्लियर होता है, शार्प मतलब क्लियर होता है, डिफिनिट तो होता ही है। जैसे कि मान लीजिए 46 डिग्री सी है तो 46 डिग्री यानी डिफिनिट हो गया, और क्लियर है कि 46 डिग्री है, नहीं, क्लियर है कि 46 डिग्री है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट डिफिनिट और शार्प नहीं होता है, डिफिनिट और शार्प नहीं होता है। उसके बाद इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल लॉन्ग रेंज ऑर्डर में अरेंज रहते हैं। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं? लॉन्ग रेंज ऑर्डर में अरेंज रहते हैं। और इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल शॉर्ट रेंज ऑर्डर में, नहीं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर में। लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्या होता है और शॉर्ट रेंज ऑर्डर क्या होता है, इसको समझते हैं। तो मान लीजिए एक रॉ में क्या हो, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का नंबर बहुत ज़्यादा हो, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का नंबर क्या हो? बहुत ज़्यादा हो, नहीं, यानी कि कह सकते हैं मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक रॉ में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की संख्या क्या हो? बहुत ज़्यादा हो, तो वो ऑर्डर कौन सा ऑर्डर कहलाता है? तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर। क्या कहलाता है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर। जैसे कि मान लीजिए एक रॉ बनाइए, यानी कि एक रॉ में हज़ारों लोग हैं, एक रॉ में क्या है? हज़ारों लोग हैं,
लोग हैं, नहीं, यानी कि एक रॉ में यानी 1000 पीपुल है और एक रॉ है उसमें 5 पीपुल है, कितना है 5 पीपुल है। तो 1000 वाला जो होगा, 1000 वाला जो रॉ होगा वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा और 5 वाला जो रॉ होगा वो क्या होगा, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, नहीं शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो वही लॉन्ग रेंज ऑर्डर और वही क्या होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। एन आइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, तो एन आइसोट्रॉपिक क्या होता है, तो व्हेन फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन then it is called an आइसोट्रॉपिक। और आइसोट्रॉपिक किसको कहते हैं, आइसोट्रॉपिक तो व्हेन फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स etc आर सेम इन डिफरेंट डायरेक्शन देन इट इज कॉल्ड आइसोट्रॉपिक। तो ये तो डिफिनीशन के द्वारा हम बताए आपको, नहीं डिफिनीशन के द्वारा बताए। अब इसको समझिए, एक ले लीजिए क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, इसके अलग अलग प्लेन में जाइए। अलग अलग प्लेन का मतलब क्या होता है, नहीं तो कभी आप एक्स प्लेन में जाइए, कभी वाई प्लेन में, कभी जेड प्लेन में, यानी अलग अलग डायरेक्शन में आप जाइए। अलग अलग डायरेक्शन में जाने पर इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, जैसे कि कौन कौन फिजिकल प्रॉपर्टी, तो जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी हो, जैसे हम डेंसिटी लिए हैं, मेल्टिंग पॉइंट लिए हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिए हैं, नहीं डेंसिटी लिए हैं, मेल्टिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आप यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड के डिफरेंट पार्ट में या डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कीजिएगा, तो यानी कि इस डायरेक्शन में जाने पर डेंसिटी का वैल्यू, इस डायरेक्शन में जाने पर डेंसिटी का वैल्यू, और इस डायरेक्शन में जाने पर डेंसिटी का वैल्यू, और इस डायरेक्शन में जाने पर डेंसिटी का वैल्यू वेरी करेगा। क्या करेगा, वेरी करेगा। ये किस में होता है, तो क्रिस्टलाइन में। तो जब फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट डायरेक्शन में चेंज होता है, डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होता है, चेंज होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एन आइसोट्रॉपिक। उसको क्या कहते हैं, एन आइसोट्रॉपिक कहते हैं। नहीं, लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन में जाने पर अगर फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो, सेम हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, आइसोट्रॉपिक। तब उसको क्या कहते हैं, आइसोट्रॉपिक। तो क्या होता है कि जो यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड में, क्रिस्टलाइन सॉलिड का प्रॉपर्टी होता है कि वो कैसा होता है, तो एनाइसोट्रॉपिक, यानी उसका फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होते हैं, चेंज होते जाते हैं। डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होते हैं, चेंज होते जाते हैं, इसलिए वो क्या होता है, एनाइसोट्रॉपिक होता है। जबकि एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, तो आइसोट्रॉपिक, यानी कि इसका डिफरेंट डायरेक्शन में जाने पर फिजिकल प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या होता है, चेंज नहीं करता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी का वैल्यू चेंज नहीं करे तो वो क्या हो जाएगा, आइसोट्रॉपिक। वो क्या हो जाएगा, आइसोट्रॉपिक हो जाएगा।